फिर यहाँ आए आप, फिर यहाँ से पीछे गए, सबसे पहले 2s भरो, फिर यहाँ पे 2p भरो, 3s, 3p, फिर उसके बाद नीचे आऊँगा 4s, फिर उसके बाद 3d भरूंगा, 4p, 5s भरूंगा, फिर उसके बाद यहाँ से मुझे 4d भरना है, 5p भरना है, 6s भरना है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यूएशन में लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का इंट्रोडक्शन किया था, तो उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। क्या बेसिक चीज़ें पढ़ी थी हमने? उसमें हमने पढ़ा था एक वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जो कि अगर कोई भी मेरे पास सब एटॉमिक पार्टिकल है तो उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है उसका काइनेटिक एनर्जी, उसका पोटेंशियल एनर्जी, उसका लोकेशन मतलब उसका पोजीशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द स्पेस, सारी इंफॉर्मेशन उस वेव फंक्शन में वो सब्ज्यूम करेगा। और उस वेव फंक्शन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? एक्स वाई जेड, दैट इज साई। साई से हमने उस वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किया था। और ये क्या होता था? इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन के सारे इंफॉर्मेशन वो वेव फंक्शन कैरी कर रहा था। ठीक, आगे फिर हमने क्या दिया था? जो हमारे पास साई वो वेव फंक्शन आया था वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में आया था। फिर हमने क्या किया? उसको आर मतलब उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स थोड़े इजी पड़ते हैं हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉन के लोकेशन बताने के लिए। इस वजह से हमने जो हमारा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट मतलब कार्टेशियन प्लेन में आया था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था? कार्टेशियन को हमने कर लिया था पोलर कोऑर्डिनेट्स, दैट इज एक्स वाई जेड। ये सब हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। उसका लिंक है हमारे पास डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो पहले इसको देख सकते हैं, तो आपको इस लेक्चर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम लास्ट मॉडल है और वो अभी तक मोस्ट एक्यूरेट सारी चीज़ों को मतलब सारी जितनी भी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स की आती है सबको बहुत ही मोस्ट एक्यूरेट डिफाइन कर पाया है। ठीक है, तो ये आपको समझना है, तो लास्ट लेक्चर आपको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसी के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पढ़ा था। वो ऑपरेटर क्या होता है? जब किसी वेव फंक्शन में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑपरेट करता है तो मुझे क्या देता है? एनर्जी देता है, एनर्जी रिटर्न में देता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बोला कार्टेशियन को हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लिया था। तो हमारे पास साई एक्स वाई जेड था। साई मतलब क्या था? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन मतलब एक मैटर वेव रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैटर वेव है। ऑलराइट, इसको हमने आर थीटा फाइव में कन्वर्ट कर लिया था ताकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से हम इजीली किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बता सकें, कहाँ पर है, उसकी एनर्जी कितनी है, सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो हमारे पास वेव फंक्शन आया था वो क्या आया था? रेडियल और एंगुलर पार्ट में आया था। रेडियल पार्ट मतलब कि सेंटर से मतलब न्यूक्लियस से आर दूरी पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? एंगुलर पार्ट मतलब कि थीटा और फाई के टर्म्स में, मतलब किसी एंगल पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ये हमने कुछ वेव फंक्शंस निकाले थे दिखाने के लिए कैसे होता है तुम्हारा। जैसे कि अगर तुम्हारे पास हम साई 1s की बात करें, 1s एक ऑर्बिटल है। व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, ऐसा स्पेस न्यूक्लियस के अराउंड जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ही ज़्यादा रहने की। ठीक है, साई 1s हमने निकाला था जिसका एंगुलर पार्ट और रेडियल पार्ट आ रहा था। रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट क्या आया था? √1/4 आया था। और रेडियल पार्ट जो आया था 2 इंटू जेड अपॉन में ए नॉट की पावर 3/2 इंटू ई की पावर माइनस सिग्मा/2। सिग्मा की वैल्यू हमने लिख लिया था 2ZR अपॉन में एन ए नॉट। एन क्या था हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पर n की वैल्यू 1 है फॉर 1s ऑर्बिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद 2pz के लिए और इसका रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट, ये दो चीज़ें हमने लिख ली थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है? हर एक ऑर्बिटल जैसे कि 1s, अगर हम 1s की बात करें, 1s, इधर 2s, 3s, 4p, कोई भी एक ऑर्बिटल है, सबके लिए हमारे पास क्या था? वेव फंक्शन आ गया था साई आर थीटा और फाई के टर्म्स में। ये क्या थे? मेरे पोलर कोऑर्डिनेट्स थे। इनके टर्म्स में मेरा क्या आ गया है? वेव फंक्शन इक्वल्स टू, इसमें एक रेडियल पार्ट होता था जो किस पे डिपेंड करता था? n और l पर, इनटू एक एंगुलर पार्ट होता था जो किस पे डिपेंड कर रहा था? मेरा l और m पर। ये किस पे डिपेंड कर रहा था? n और l पर। ये NLM क्या है? दीज आर दी क्वांटम नंबर्स, दीज आर सर्टेन इंटीजर्स जो है क्वांटम नंबर्स कहते हैं। इनका दो पर्पस होता है। एक तो ये है श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशंस में ये इंटीजर्स आते हैं। दूसरा क्या है? दीज आर दी इंटीजर्स दैट टेल द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन
पर्टिकुलर एटम। ठीक है, आगे करते हैं। ये मेरे पास साई आ गया था। यहाँ पे जो मेरे पास एंगुलर पार्ट है दैट इज वाई एल कॉमा एम, ये क्या है मेरे पास एंगुलर पार्ट। दिस इज द एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, दिस इज एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। This is the angular part of wave function, and this function मतलब this part is responsible for the shape of an orbital. This part is responsible for shape of an orbital. Responsible for shape of an orbital. किसी भी ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, जैसे हम S की बात करते हैं, S क्या होता है स्फेरिकल शेप होता है, P क्या होता है डम्बल शेप होता है, और D क्या होता है डबल डम्बल शेप होता है। तो ये जो सारे शेप्स आ रहे हैं वो इस वेव फंक्शन से, इस वेव फंक्शंस को सॉल्व करने के बाद आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ये मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हमें रेडियल नोड और एंगुलर नोड करना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास सबसे पहले व्हाट इज नोड। What is this node? एटॉमिक स्ट्रक्चर में what is node? नोड क्या है, एक ऐसा रीजन, ये पॉइंट हो सकता है या फिर प्लेन हो सकता है या फिर स्फेरिकल रीजन भी हो सकता है। ठीक है, या फिर पॉइंट हो सकता है, प्लेन हो सकता है या फिर वॉल्यूम भी हो सकता है। नोड क्या होता है मेरे पास, इट इज अ रीजन वेयर probability of finding the electrons, where probability, हाँ अब हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, बोर मॉडल सर्टेनिटी की बात कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आया वहां से सिर्फ हम क्या प्रोबेबिलिटी की ही बात करेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की पता करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट इज रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है उसको मैं क्या कहता हूँ, नोड। ये मेरे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेरे पास spherical node that is termed as radial node, that is also termed as the radial node. All right, this is a spherical node or radial node, and the second part is angular node. ठीक है, angular node मतलब कि किसी भी एंगल पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। और स्फेरिकल नोड मतलब कि अगर मैं सेंटर से r दूरी पर जाऊंगा तो r दूरी का जो भी स्फेयर बनेगा वहां पर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, दूसरा क्या है मेरे पास, एंगुलर नोड। ठीक है, अब क्या है, एंगुलर नोड और रेडियल नोड किस पे डिपेंड करते हैं मेरे पास, NLM पर, क्योंकि NLM पे तुम्हारा रेडियल नोड दैट इज वेव फंक्शन भी NL और M पर डिपेंड कर रहा है। उसी तरीके से स्फेरिकल नोड्स और रेडियल नोड्स, स्फेरिकल नोड्स रेडियल नोड्स सेम बात है। दूसरा क्या है, एंगुलर नोड्स, ये भी किस पे डिपेंड करेंगे, ये सारे डिपेंड करेंगे मेरे पास व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स, मतलब NL और M की वैल्यू पर ही ये सारे नोड्स डिपेंड करेंगे। आइए देखते हैं इनकी वैल्यूज क्या होगी। If we talk about the values of these nodes, number 1 we have discussed this spherical node. The value of spherical node is, ठीक है, spherical node, number of spherical node is, what is this? Number of spherical node will be n minus l minus 1. n minus l minus 1. n क्या है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है मेरे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, और 1 क्या है मेरे पास इंटीजर है। ठीक है, वैल्यू है ये। ठीक है, ये है मेरे पास नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स। किसी भी अगर मेरे पास किसी भी ऑर्बिटल में मुझे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स या फिर स्फेरिकल नोड्स पता करने हैं तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा डायरेक्टली। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल भी करेंगे। दूसरा क्या है मेरे पास, रेडियल नोड। रेडियल नोड की बात करें तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स विल बी इक्वल्स टू L। L मतलब क्या है, जो भी एजीमुथल क्वांटम नंबर है
उसी के बराबर मेरे पास नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आएंगी। ठीक है, तो अगर मैं टोटल नोड्स की बात करूं, अगर मैं टोटल नोड्स की बात करूं तो ये क्या आएगा मेरे पास, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स प्लस नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, दैट इज n minus l minus 1 plus of l. So this will be equals to n minus 1. n minus 1 is equals to number of n minus 1 equals to number of nodes, that is total number of nodes present in a particular orbit, present in a particular orbital will be n minus 1, where n is the principal quantum number and 1 is an integer. ठीक है, यहां तक क्लियर है? नोड्स की बात हो गई। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट वाला है वो क्या है, जो हम यहाँ पे NLM यूज कर रहे हैं, ये है क्या बेसिकली, दैट इज दीज आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, दिस इज, थोड़ा उसका एग्जांपल करते हैं, जस्ट अ मिनट। If we talk about the calculation of the nodes, that is if we talk about the calculation of node, for example if we have a question, ठीक है, find the number of nodes, number of radial nodes and angular nodes in 4s 3d and 2p orbitals. Find the number of radial nodes or angular nodes in 4s 3d and 2p orbitals. यहाँ पे अभी हम थोड़ा देखते हैं, जो हम आगे क्वांटम नंबर्स करेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 4 है एंड l की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 3 है, और d मतलब d के लिए जो मेरी l की वैल्यू आती है, l की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 2 है एंड l की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पर जो रेडियल नोड आएगा, रेडियल नोड इक्वल्स टू n minus l minus 1, that is 4 minus 1 will be 3, and angular node will be equals to 0. s ऑर्बिटल में हम जानते हैं उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो इक्वली डिवाइडेड होगा, मतलब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पर किसी भी एंगल पे रेडियल नोड नहीं आएगा, बट एक हमारा एंगुलर नोड एक रेडियल नोड आ सकता है यहाँ से r दूरी पर, लेकिन यहाँ पर एंगुलर नोड कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रेडियल नोड की बात करूँ, n minus l minus 1 that is 0 and angular node will be equals to 2. यहाँ पर अगर मैं रेडियल नोड की बात करूँ, equals to n minus l minus 1 and number of angular node will be equals to 1. So these n, l and m, these n and l values determine the number of radial as well as number of angular nodes. And the next section what we'll study about these numbers. ठीक है, what are these numbers? These numbers are basically quantum numbers. All right, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास quantum numbers. Quantum numbers. क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इनके बारे में जानने से पहले हम इनका थोड़ा सिग्निफिकेंस जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम एक एनालॉजी लगाएं, अगर ये मेरा इंडिया है, इंडिया के सबका इंडिया है ये, ठीक है, मैप थोड़ा मेरा अच्छा नहीं बनेगा, बट पार्डन मी फॉर द ड्राइंग। ठीक है, ये जैसे कि मेरा इंडिया का मैप है और मुझे किसी एक इंडिविजुअल की यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है। जैसे उसने कुछ चोरी चकारी करके भाग गया है वो, अब मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन, आई विल रिक्वायर सर्टेन सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन उस इंसान को लोकेट करने के लिए, मतलब एग्जैक्टली वो यहाँ पर होगा। अगर वो इंडिया में है तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगे। सबसे पहले अगर मुझे पता चल जाए वो किस स्टेट में है, ऑलराइट, जैसे कि वो राजस्थान में है या फिर उत्तर प्रदेश में है या फिर कहीं पर भी है, ठीक, उत्तर प्रदेश, केरला, कहीं पर तमिलनाडु, किसी भी स्टेट में है, अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाए तो अगर मुझे पूरे इंडिया में दौड़ना है उसको, तो मुझे एक स्पेसिफिक स्टेट मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर दौड़ना है, वहाँ पर उसे होना चाहिए। और दूसरी इन्फॉर्मेशन, अगर मुझे स्टेट के साथ उसका डिस्ट्रिक्ट पता चल जाए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इन द सेंस वो किस ज़िले में रह रहा है, किस ज़िले में उसका एड्रेस है, तो मुझे एक अपना जो भी सर्च करने का एरिया होगा उसको मुझे
और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, अगर मुझे तीसरी इंफॉर्मेशन, अगर मुझे उसका टाउन या फिर विलेज पता चल जाए, ठीक है, वो किसी गांव में रह रहा है तो विलेज पता चल जाए किस गांव में है, या फिर किसी टाउन एरिया में रह रहा है तो वो टाउन पता चल जाए किस कस्बे में रह रहा है वो इंसान, ठीक है। और चौथी इंफॉर्मेशन अगर मुझे पता चल जाए उसका हाउस नंबर, ठीक है, हाउस नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर 4 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, दीज 4 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अगर मुझे मिल जाए तो मैं उस पर्सन का एग्जैक्ट लोकेशन इस मतलब पूरे इंडिया के अंदर बता दूंगा कि वो पर्सन यहाँ पर है, उसको यहाँ से पकड़ा जा सकता है, ठीक है। दीज आर दी सेट ऑफ नंबर्स, मतलब ये 4 वैल्यूज है मेरे पास। इसी तरीके से अगर एटम में, किसी एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता करनी है, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन मतलब कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता करनी है, तो मुझे वो कहाँ से पता चलेगा? क्वांटम नंबर्स की मदद से, ठीक है। ये मुझे पता चलेगा क्वांटम नंबर्स की मदद से। क्वांटम नंबर्स भी 4 प्रकार के होते हैं, दैट इज n which is called principal quantum number, L that is called azimuthal quantum number, M that is called magnetic quantum number, and S that is spin quantum number. If I know these 4 quantum numbers, अगर मुझे ये 4 quantum numbers पता है तो मैं उस किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक एटम के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन बता दूंगा कि इस ऑर्बिट के इस ऑर्बिट के इस शेल में, इस ऑर्बिटल में वो ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। तो these 4 क्वांटम नंबर अगर मुझे पता है तो मैं उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन बता दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास ये 4 क्वांटम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। अब आइए इन चारों क्वांटम नंबर्स की हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला मेरे पास क्या है क्वांटम नंबर्स के अंदर, दैट इज क्वांटम नंबर्स। और क्या ये क्वांटम नंबर्स हमें मिले कहाँ से हैं? जो हमने श्रोडिंगर, इनमें से जो 3 हैं n, l और m, ये 3 क्वांटम नंबर्स मुझे मिले हैं श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन सॉल्व करके। और चौथा मेरे पास स्पिन क्वांटम नंबर, वो दूसरे साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं हम। क्वांटम नंबर्स, इसमें जो सबसे पहला नंबर आ रहा है हमारे पास, जैसे कि n से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये है मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली देता क्या है? किसी भी मतलब ऑर्बिट की, किसी भी ऑर्बिटल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है एनर्जी। ऑर्बिट होता है मेरा, ऑर्बिट के अंदर सबशेल्स होती हैं, सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, उस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ये क्या देगा मुझे? एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट या फिर पर्टिकुलर शेल, एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्बिट। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, एनर्जी भी हमारे पास बढ़ती है। जैसे हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए हमने En की वैल्यू क्या निकाली थी? -13.6 अपॉन में z² अपॉन में n² मतलब n के वो इनवर्स प्रोपोर्शनल था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू क्या हो सकती है? n की वैल्यू हो सकती है 0, हो सकती है, नहीं हो सकती, 0 नहीं होगी n की वैल्यू कभी भी। इसी वजह से मैंने इसको लिख कर काटा है, ताकि ये ध्यान रहे कि n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चंस आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल। अगर n की वैल्यू 0 है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अप टू सारी वैल्यूज n लेगा, लेकिन 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एनर्जी अगर मैं देखूं, एनर्जी क्या होगा? इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीज होती है एज n इंक्रीजेस। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट की बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो भी तुम्हारा ऑर्बिट है लास्ट में, वो क्या होगा? न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव स्टेबिलिटी से दूर जाएगा। जैसे ही वो दूर जाता रहेगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन जैसे ही जितना ही पास रहेगा न्यूक्लियस के, उतना ही वो स्टेबल होगा। इसी वजह से हम देखते हैं एनर्जी जो फर्स्ट ऑर्बिट की आती है वो माइनस में आती है। माइनस में इसलिए आती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स उसको स्टेबलाइज करते हैं, इस वजह से उनकी एनर्जी नेगेटिव में आती है। ये हमारे पास क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या आता है मेरे पास? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या है मेरे पास? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है।
और यहाँ पर एक वैल्यू और है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, n की वैल्यू क्या है, जैसे हमने पढ़ा था बोर ऑर्बिट में, बोर मॉडल ऑफ एटम में जो एंगुलर मोमेंटम था L इक्वल्स टू mvr, ये किसके बराबर था, nh अपॉन में 2 मतलब कि जो भी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी nh मतलब कि क्वांटाइज रहेगा, वो n पर डिपेंड करेगा। n क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस वैल्यू पर भी मतलब ये एक और सिग्निफिकेंस है हमारे पास n का, ठीक है। दूसरा क्या था हमारे पास, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इसको हम L से डोनेट करते हैं, L से डिनोट करेंगे। L से हमारा क्या हो रहा है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो ये क्या देगा मुझे, जनरली विद L जो भी होता है मुझे gives this shape of an orbital, किसी भी ऑर्बिटल का शेप कैसे होगा, जैसे SPDF जो भी पर्टिकुलर शेप आ रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है, मेरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दैट इज L पर। इस L की वैल्यू क्या क्या होगी, L की वैल्यू होगी मेरे पास 0 1 2 अप टू n-1, मतलब कि n की वैल्यू पर डिपेंड होगी L की वैल्यू। अगर L की वैल्यू अगर मेरे पास n इक्वल्स टू 2 है, फॉर एग्जाम्पल if n equals to 2 then the possible values of L is 0 and 1, ठीक है। L की वैल्यू जो भी आएगी वो किस पर डिपेंड करेगी, n की डिपेंड करेगी, n पर डिपेंड करेगी। वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to n-1, उनके बीच में जितनी वैल्यूज हैं 0 लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, अप टू n-1 तक लेगा। मतलब n की वैल्यू जो होगी उसी पर ये डिपेंड करेगा, मेरे पास मुझे मिलेगा L की वैल्यू, ठीक है। दूसरा इसका सिग्निफिकेंस क्या है मेरे पास, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अगर किसी भी ऑर्बिटल मतलब कि S, P, D या F किसी भी वैल्यू पर अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो फिर उसका एक मोमेंटम होगा, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो L से हम डोनेट करते हैं वो कहता है मेरे पास √L इंटू L+1 इंटू H अपॉन में 2 पाई, ठीक है। ये आता है मेरे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब क्या है, जो भी मेरे पास L की वैल्यू है करस्पॉन्डिंग डिफरेंट L की वैल्यूज पर अलग अलग शेप आएगा। जैसे कि अगर L इक्वल्स टू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, कुछ भी हो आगे, अप टू आगे तक जाएगा n-1 तक। तो यहाँ पर जो शेप आएगा, शेप या फिर कौन सी ऑर्बिटल आएगी डिफरेंट L की वैल्यू पर, ठीक है। अगर L इक्वल्स टू 0 है तो जो ऑर्बिटल आएगा वो क्या आएगा, S, ठीक है, S ऑर्बिटल आएगा। अगर L इक्वल्स टू 1 है, तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा, P ऑर्बिटल आएगा। अगर L इक्वल्स टू 2 है तो वहाँ पर आएगा D आएगा। L इक्वल्स टू 3 है तो F आएगा, फिर उसके बाद G आएगा, फिर उसके बाद H आएगा। तो क्या है, ये आगे बढ़ता जाएगा, आप अपना ABCD चलाते जाइए, ये आगे तक जाता जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ F तक ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास जितने एटम्स डिस्कवर्ड हुए हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन F तक से काम चल जाता है, ठीक है। आगे हमको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये हो गया L के डिफरेंट वैल्यूज़ पर ऑर्बिटल कौन कौन से आएंगे, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है मेरे पास, अगर जैसे मेरे पास 2p ऑर्बिटल है या फिर 3d ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल है, और ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। जो हाईएस्ट एनर्जी जो मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है हमेशा n सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद ये l की वैल्यू से मेरे पास p की वैल्यू आ रही है, मतलब p क्या है, l इक्वल्स टू 1 पर है। अगर मुझे इनका एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो ये क्या आएगा, फॉर p ऑर्बिटल क्या आएगा, p में l इक्वल्स टू क्या है, 1 है, 1 इंटू 1+1 दैट इज √2 टाइम्स ऑफ h अपॉन में 2 पाई, ठीक है। अगर मैं इसके लिए L की वैल्यू निकालता हूँ d ऑर्बिटल के लिए, इसलिए क्या आएगा, इसके लिए L की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये आ जाएगा √6 इंटू h अपॉन में 2 पाई, ठीक है। ये h अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट के बाहर है, ठीक है। s के लिए क्या आएगा,
एल की वैल्यू आएगी 0, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम भी 0 आ जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल एल की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ क्या है, थर्ड मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। ठीक है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है l पर, तो इसलिए कभी हम इसको ml भी बोलते हैं। ठीक है, ml मतलब कि m की वैल्यू क्या है, l पर डिपेंड कर रही है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मेरे पास पर्टिकुलर ऑर्बिट है, जैसे अगर मैं p की बात करूँ तो वहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, px, py और pz। जनरली क्या है, जो px, py, pz क्या है, ये डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स है, मतलब इनकी एनर्जी सेम है, ये एक सेम एनर्जी लेवल पर है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ तो क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये भी स्प्लिट हो जाते हैं, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो रही हैं, जनरली क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट होते हैं, उसको हम ज़ीमैन इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो मेरे पास ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी एंगुलर मोमेंटम L है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी एंगुलर मोमेंटम L है, उसका प्रोजेक्शन अगर मैं z एक्सिस के अलोंग लेता हूँ, तो प्रोजेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलोंग द z एक्सिस, दैट इज Lz यहाँ पर क्या आएगा, Lz इक्वल्स टू L cos थीटा। ठीक है, तो क्या है, ये जो प्रोजेक्शन है एंगुलर मोमेंटम का अलोंग z एक्सिस, ये भी क्वांटाइज्ड होता है, मतलब इसकी भी वैल्यू क्वांटाइज्ड है, जैसे कि डिस्क्रीट वैल्यूज लेगा इंटीजर्स में, जैसे -1, 0, 1, फिर उसके बाद 2। ठीक है, ये भी क्वांटाइज्ड है। यही हमको क्या देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ से मेरे पास जैसे m की वैल्यू जो आती है -L/L। ठीक है, -L/L। तो यहाँ पे अगर L इक्वल्स टू 1 है, ये p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे पास ml की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, -1 आएगी, 0 आएगी और 1 आएगी। ठीक है, अगर l की वैल्यू 2 है, जो ml की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, द प्रोजेक्शन ऑफ L along z axis is given by मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। ठीक है, ये भी एक क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है यहाँ पर। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ, अगर l की कुछ वैल्यू है तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या आएंगे, m टोटल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ l प्लस 1। ठीक है, l की ट्वाइस ऑफ l प्लस 1, दिस इज 2l प्लस 1। ठीक है, l की वैल्यू जितनी है उसी के करस्पॉन्डिंग मेरे पास m की वैल्यू आएगी। अगर l की एक वैल्यू है 1 है, तो वहाँ पर टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आएगा 2 × 1 + 1 दैट इज 3। अगर l की वैल्यू 2 है तो वहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। l की वैल्यू 3 है तो 7 आएगा। ठीक है, तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 2l + 1। ठीक है, अगर l पे वैल्यू निकालने से ट्वाइस ऑफ 2l + 1, या फिर यहाँ पे हम 2n² भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे l को पूरा ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, 2n², मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर n वैल्यू पे कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2n²। पर्टिकुलर l वैल्यू पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ट्वाइस ऑफ 2l + 1। क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्बिटल m की जो एक वैल्यू आएगी वो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2l + 1। ठीक है, हमने 3 क्वांटम नंबर पढ़ लिए। अब फिर इसके बाद क्या है, फोर्थ क्या है मेरे पास, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, s से रिप्रेजेंट करते हैं। s की वैल्यू या तो +½ होगी या तो s की वैल्यू क्या होगी, -½
स्पिन मतलब कि इलेक्ट्रॉन या तो अप साइडेड है, मतलब ये प्लस हाफ हो गया, दूसरा क्या है मेरे पास माइनस हाफ, एस इक्वल्स टू प्लस हाफ। जनरली कन्वेंशन है ये, आप दोनों चीज़ दूसरी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरे पास 4 क्वांटम नंबर्स आ गए किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, n की वैल्यू अगर कुछ है उसके करस्पॉन्डिंग l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमें पता है, दैट इज 0 to n-1, उसकी करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू क्या हो सकती है -l to l, s की वैल्यू क्या हो सकती है प्लस हाफ और माइनस हाफ। अगर किसी भी वैल्यू में s इक्वल्स टू 1 दिया है, कोई इंटीजर वैल्यू दी है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो ये जो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स आए हैं, इन्हीं की मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, अगर कॉपर +2 है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, वो बेटर रहेगा, ठीक है। ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। किसी भी पर्टिकुलर एटम है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले क्या आता है, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑफ बाउ रूल आता है, हुंस प्रिंसिपल आता है, और फिर उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है। पहला क्या है मेरे पास, ऑफ बाउ रूल। ऑफ बाउ रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहला क्या है, ऑफ बाउ रूल, ये किस पे रिप्रेजेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, ये क्या है, एनर्जी की बात करता है, ठीक है, एनर्जी की बात करता है। ये बोलता है अगर मुझे किसी भी किसी भी एटम के अराउंड, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, तो फिर एनर्जी का ध्यान देना पड़ेगा। जिसकी एनर्जी कम है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, फिर उसके बाद जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन फिर उसके बाद जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के जो सबसे पास में है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम वहाँ पे भरेंगे, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर भरेंगे, फिर ऊपर चलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, इसका जो स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन increasing order of energy, ठीक है। एनर्जी के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। सबसे पहले फर्स्टली लोअर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड, देन हायर। सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसके बाद उसके आगे वाले में भरेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक n+l रूल भी आता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, n, मतलब कि एनर्जी बढ़ेगी, En इंक्रीजेस एज n की वैल्यू इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगा, मतलब जो जैसे 1s पहले भरा जाएगा, फिर उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन जैसे 1s में, 2s में और 2p में, हमें ये तो पता है 1s और 2s में हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की मदद से एनर्जी बता देंगे कि 2s की ज़्यादा है, तो इस वजह से 1s वाला पहले भरा जाएगा। लेकिन अगर मुझे 2s और 2p में पता करना है, क्योंकि इसके दोनों में ही n की वैल्यू 2 है, इसमें एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, पहले कौन सा भरा जाएगा, उसके बाद कौन भरा जाएगा। इसमें जो आता है मेरे पास एक इंपॉर्टेंट आता है n+l रूल। n+l रूल क्या कहता है, अगर कोई भी ऑर्बिटल है उसका n+l निकालिए। n मतलब क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इन दोनों को ऐड करिए, तो जिसकी n+l वैल्यू, समेशन वैल्यू स्मॉलर आ रही है, उसका एनर्जी कम है। जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा आ रही है, मतलब हाइयर आ रही है, उसका एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, n+l रूल क्या बोलता है मेरे पास, हाइयर वैल्यू ऑफ n+l gives higher energy of orbital, gives
higher energy of orbital gives higher energy of orbital and gives higher energy of orbital at the same time and lower value of n plus L gives lower value of energy, lower value of energy। ठीक है, तो इन द एंड अब हमें सब कुछ n प्लस एल रूल से ही करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2p और 2s में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, फिर उसके बाद 3s 3p 3d और 4s में किसकी वैल्यू ज़्यादा है। चलिए n प्लस एल से करते हैं। n प्लस एल वैल्यू क्या आएगी, 2p के लिए n की वैल्यू 2 है और p के लिए l की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, तो 2 + 1 दैट इज विल कम हियर 3। यहाँ पर 2 + 0 2 आएगा, यहाँ पर 3 + 0 क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पर 3 + 1 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा। ठीक है, ऑलराइट। अब क्या है, अगर n प्लस एल वैल्यू दोनों की सेम आ रही है, अगर n प्लस वैल्यू सेम आ रही है तो फिर n की वैल्यू जिसकी कम है उसकी एनर्जी कम होगी, n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये ऑर्बिटल्स हैं, मुझे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी के लगाना है, तो सबसे पहले 2p और 2s में n की वैल्यू सेम है लेकिन l की वैल्यू अलग अलग है, तो n प्लस एल में सबसे लोअर एनर्जी क्या हो गया मेरे पास 2s। 2s के बाद क्या आएगा मेरे पास 2p, इससे ज़्यादा एनर्जी का है। अब क्या आते हैं हम, n प्लस की वैल्यू अगर 3 है इसमें फिर आएगा मेरे पास 3s, फिर उसके बाद आएगा 3p और देखिए 3d और 4s में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, दोनों पे n प्लस एल की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है, लेकिन 3d में n की वैल्यू दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम है, इस वजह से इसके बाद क्या आएगा मेरे पास, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा टोटल, क्योंकि 4s के लिए n की वैल्यू 4 है और s की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे 3p के बाद 4s आएगा, फिर उसके बाद 3d आएगा। तो n प्लस एल रूल इजिली एक्सप्लेन करता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 4s पहले क्यों आ जाता है 3d से। ठीक है, n प्लस एल रूल हो गया एनर्जी रूल। दूसरा रूल क्या है मेरे पास, पॉलीज रूल। पॉलीज रूल ऑफ, सेकेंड रूल क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या बोलता है, no two electrons can have same value of all four quantum numbers। अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो दो इलेक्ट्रॉन की, जैसे इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, इन दोनों की चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए, वहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी अगर मैं लेके चलूँ, 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो वहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, ऐसे नहीं होगा, बल्कि चौथे इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, ताकि एक की वैल्यू s = ½ आए तो दूसरे की वैल्यू s = -½ आ जाए। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया मेरे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरा आता है मेरे पास हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। थर्ड क्या है, हुंड्स रूल। हुंड्स रूल ये क्या बात करता है, ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की बात करता है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की बात करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है = 2 × s + 1। s क्या है मेरे पास, स्पिन क्वांटम नंबर्स पूरे ऑर्बिटल्स का, ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका स्पिन क्वांटम नंबर का समेशन +1। जैसे कि एक कंडीशन ये है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, दूसरी कंडीशन ये है,
ठीक है। पहले में क्या है, पहले ही ऑर्बिट में मैंने दोनों पेयर कर दिए, इसमें मैंने दोनों को अलग अलग ऑर्बिटल में रखा है। इसकी एस की वैल्यू हाफ है, इसकी हाफ की वैल्यू, तो यहाँ पे एस इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ, दैट इज इट विल गिव मी 1, बट इन अदर केस एस इक्वल्स टू हाफ, अगर एक अप साइड है तो उसकी वैल्यू हाफ है, दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हाफ, दिस विल गिव मी वैल्यू 0। तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लिसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर जो m की वैल्यू आएगी 2s + 1, s की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा 2s + 1 दैट इज 1। तो हुंड्स क्या बोलता है, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा होना चाहिए जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आए वो क्या आए मैक्सिमम आए। तो यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये वाला केस पॉसिबल है, ये वाला केस फिजिबल नहीं है। तो इनका मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब शुरू होगी जब सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे ऑर्बिटल्स भर चुके हैं एक टाइप के इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, जैसे कि क्या है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने की बात चल रही है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will happen after all electrons are filled without pairing। पहले आप बिना पेयर करके सारे इलेक्ट्रॉन्स को भर दो, जब सारे भर गए एक ऑर्बिटल में, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, उसके बाद आप उसकी पेयरिंग शुरू करो। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल करते हैं हम, जैसे 3p, जैसे p की बात करें, p क्या है, p में 3 है, क्या है -1 0 और 1, दूसरा क्या है p में 3 है -1 0 और 1। अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो एक कन्फिग्रेशन अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, एक कन्फिग्रेशन मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, पेयरिंग शुरू कर दी बिना ही सारे ऑर्बिटल्स को भरे। यहाँ पर मैंने पेयरिंग स्टार्ट नहीं की थी, पहले मैंने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। तो यहाँ पर ये करेक्ट होगा और ये क्या होगा इनकरेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3 रूल्स इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए। इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है क्राइटेरिया है, मतलब कभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता है तो एक डायग्राम बनाते हैं, उसी के हिसाब से हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। ठीक है, 1s, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको एकदम इंटरनलाइज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 3f क्यों नहीं आएगा, 3f क्यों नहीं आएगा, क्योंकि f के लिए l की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 3 आएगी, लेकिन 3d मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे n = 3 है, तो l की मैक्सिमम वैल्यू 2 जाएगी, तो यहाँ पर l = 3 पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे 4f वाला पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे क्या है 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p, लगभग इतने ही इस्तेमाल करके हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको क्या करिए, यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से जो इसका टेल है, हेड और टेल को मिला देना। यहाँ का हेड, यहाँ से यहाँ का टेल, यहाँ का हेड, यहाँ का टेल, यहाँ का हेड, यहाँ का टेल, यहाँ का हेड, यहाँ का टेल। ठीक है, अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, इस वाले हेड से आप स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, सबसे पहले 1s भरो, फिर यहाँ आए आप, फिर यहाँ से पीछे गए, सबसे पहले 2s भरो, फिर यहाँ पे 2p भरो, 3s 3p, फिर उसके बाद नीचे आऊँगा 4s, फिर उसके बाद 3d भरूंगा, 4p 5s भरूंगा, फिर उसके बाद यहाँ से मुझे 4d भरना है, 5p भरना है, 6s भरना है। ठीक है, अगर मैं इसको भरूँ तो सबसे पहले 1s भरा जाएगा, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p, फिर उसके बाद 3s के बाद यहाँ पे आएगा 3p,
3p के बाद आएगा मेरे पास 3p के बाद आप देखिए आएगा नीचे 4s के बाद आएगा 3d के बाद 4p 5s के बाद यहाँ पे आएगा 4d के बाद 5p 6s के बाद यहाँ पे मेरा आएगा 4f के बाद आएगा मेरे पास 5d देन 6p देन 7s। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरना आप शुरू करिए। हमेशा ही कुछ लोग इसको याद करते हैं एसएसपी करके, कुछ आप याद मत करिए, ये आप इंटरनलाइज कर लीजिए। ये 1 सेकेंड में मतलब 4 से 5 सेकेंड में बन जाएगा, आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। लेकिन आप याद करेंगे तो फिर उसमें गलत होने के चांसेस हैं। यहाँ पर क्या है, एस में मेरे पास एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3 ऑर्बिटल है, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल 6 आएंगे। तो यहाँ पे sp में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आएंगे, f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 आएंगे। ठीक है, ये क्या है मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। आई होप यू लाइक द लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। तो हमारी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद हम नया टॉपिक लाएंगे दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। उसकी बहुत डिमांड है, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि वो चैप्टर का बनाया जाए। तो हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर के टोटल कितने लेक्चर्स हो गए हैं, 7 to 8 लेक्चर्स में हमने टोटल एटॉमिक स्ट्रक्चर जेई मेंस और जेई एडवांस प्लस नीट के लिए कवर कर लिया है। आप इसको पूरा का पूरा लेक्चर अब 1 गो में भी देख सकते हैं ताकि आपको कंटिन्यूटी में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ऑल राइट, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।